स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग ग्रुप डी की पीवाईक्यू बेस्ड संभावित प्रश्न पत्रों की जो सीरीज है वो कर रहे हैं, जिसमें आज ही हमारा सेट नंबर 5 रहने वाला है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं। तो पोंगल जो आपका त्यौहार होता है, इसके दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यदेव। सूर्यदेव की पूजा की जाती है ये पोंगल त्यौहार में। अगर हम बात करें, पोंगल जो है ये 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। और पोंगल जो है, अब जैसे नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति मनाया जाता है, ऐसे ही वो साउथ इंडिया में मकर संक्रांति की तरीके से ही पोंगल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। तो इस्लाम का संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। अगर हम पैगंबर मोहम्मद की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो मक्का में लगभग 570 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है मदीना में 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करना और सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणीय भूमिका निभाई। तो आपको पता ही होगा, शिक्षा की वकालत, सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक जो अन्य कई कुरीतियां समाज में थीं, इसकी वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। और पता ही होगा आपको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो अकबर के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1950 में क्या है, 1950 में मूल संविधान ने एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवर न्यायाधीश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की थी। इस संख्या को बढ़ाने के लिए इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तो कितने की थी? तो ये 7 जो है इसकी परिकल्पना की गई थी और 7 सदस्य हुआ करते थे 1950 के मूल संविधान में, जो मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इसकी अगर हम बात करें, इसको डिटेल से देखते हैं, तो 1950 में जो है 7 छोटे न्यायाधीश, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 7 छोटे न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी। इसके साथ जो इसकी संख्या थी वो संसद को दे दी गई थी, संसद पे ही छोड़ दिया गया था इसकी संख्या बढ़ानी है या घटानी है। तो संसद के न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़कर 1956 में 11 हुई, 1960 में 14 हुई, 1978 में 18 हुई और 1986 में 26 हुई, 2009 में 31 हुई और 2019 में 34 हो गई, जो कि वर्तमान समय में भी आपकी 34 संख्या है। 33 जो है वो हैं और 1 प्लस चीफ जस्टिस होंगे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको जो है ये 1960 वाला जरूर याद रखना है। 1960 में कितनी संख्या थी? तो 14 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या थी। आप लोगों को बता दें, आप लोगों की कई क्वेरीज आती रहती हैं ग्रुप डी के नोट्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों को बता दें ये स्टैटिक जीके की आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। बेस्ट ई बुक रहने वाली है आप लोगों के ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। स्टैटिक जीके के साथ साथ जितने भी अन्य थ्योरेटिकल टॉपिक्स बनते हैं, इम्पोर्टेंस, पर्वत पहाड़, प्रथम क्या है, अन्य क्या है, तो सारे के सारे इसमें हमने 50 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है, जो आपके ग्रुप डी सिलेबस से सेम इट इज़ मैच करते हैं। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे परचेज कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापी ऊर्जा के दोहन का स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा माणिकराव। मणिकरण जो है वो भूतापी ऊर्जा के दोहन के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। आप लोग आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में जो आपको बताएं वो साथ में बताते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो भारत के वित्तीय बजट में कौन शामिल नहीं है? राजस्व घाटा, ऋण नियंत्रण, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋण नियंत्रण जो है वो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है ये आपके मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन की बात करें तो ये तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के
वन होते हैं जो खारे पानी और नदी के डेल्टा क्षेत्रों में उगते हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और बाघों का घर भी है। सुंदरबन कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। बाघों का घर भी इसको कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है ये। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो 8वीं अनुसूची जो है वो आपके भाषाओं से संबंधित है और इसमें कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन में राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन से इसकी परिकल्पना की गई थी। कब? 1993 में। ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला आता है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कोयले और पेट्रोल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग ना करें, जिससे कि हम कोयले और पेट्रोलियम को संरक्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, किसी तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ये परिवर्तन क्यों होता रहता है? क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोगों ने आंसर राइट सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडल की भौतिक दशाएं बदलती रहती हैं, इसीलिए तारों की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। 1963 में भारतीय राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था। पंचायती राज संस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद नहीं है? तो पंचायती राज संस्था ये किस राज्य में मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो ये क्या है? तो ये कौन सी सभा जो है राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आत्मीय समाज जो है वो राजा राममोहन राय के द्वारा ये स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो मुगल साम्राज्य के द्वारा जो बसाया गया पहला शहर था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी को पहला शहर था जिसको मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन तथा सहतूत किस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो अगर हम सहतूत, कुसुम और शीशम की बात करें तो ये मुख्यतः किस वनस्पति में देखने को मिलते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुसुम, शीशम और सहतूत के जो वनस्पति होती है। आय में एक इकाई वृद्धि के कारण प्रतिशत उपयोग में वृद्धि दर को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये जो आय की एक इकाई में वृद्धि होती है उसके द्वारा जो उपयोग में प्रतिशत वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा उपयोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति। अगला प्रश्न आता है, औपनिवेशिक भारत की लगभग 85% भारतीय जनसंख्या अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये आज़ादी के समय की बात की जा रही है। तो उस समय जो थी वो 85% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर ही निर्भर थी। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? तो वो आपका सर्विस सेक्टर होगा। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस जो होती है ये हम किसके निर्माण के उपयोग के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला आता है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है, मतलब आप एक दर्पण में यानी कि मिरर में देख रहे हैं और आप पाते हैं कि जो आपकी छवि है वो आपसे छोटी है,
तो दर्पण किस प्रकार का है, तो ये आपका दर्पण किस प्रकार का होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा आपका। जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब हम जो सीरीज होती है उसमें नीचे जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सेलों की संख्या जो है बढ़ जाती है आपकी। अगला आता है खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का ये क्या होता है, डैश है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑक्सीकरण है। जो खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है वो वसा और ऑक्सीकरण के कारण ये आपकी दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के जो संश्लेषण होता है इसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका आयोडीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में होगा, तो ये आपका जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल है जो कि 2026 में होने हैं, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि त्रिपिटक जो है ये आपका किस पवित्र धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक का संबंध जो है ये आपका बौद्ध धर्म से है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। बाकी ई बुक के लिए आप लोगों को बता दें कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ऐप पे आप लोग हमने आपके स्पेशली ग्रुप डी के लिए स्पेशल 20 मॉक प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, और साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर सारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड जरूर करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया रखा है। और साथ में कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, जहां से आप ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।